काफ़ी दिनों से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, वीडियोस पर मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी टफ लगते हैं, तो इनसे रिलेटेड टेस्ट लेके आइए या फिर तैयारी करवाइए। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बस अच्छे से फॉलो करना। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इन वीडियोस को दोस्तों के साथ और सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि आप सभी के लिए काम करता हूं और करता रहूँगा। तो बेसिकली हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इन टेस्ट में देखेंगे। आप खुद को चेक भी कर सकते हैं इन टेस्ट के माध्यम से और कुछ सीख भी सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये याद रहे, इकोनॉमिक्स के कम से कम आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब जाके 100% इकोनॉमिक्स आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 100 क्वेश्चन या 200 पढ़ो तो उससे काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा और पेड क्रैश कोर्स जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट होंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी सब कुछ कवर होगा। तो ये 15 दिनों का क्रैश कोर्स होगा, लगभग सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा उधारकर्ता है, यानी कि बिगेस्ट बोरोअर इन इंडिया। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आरबीआई टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का भारत सरकार। दोस्तों, आरबीआई जो है ये भी भारत सरकार का ही हिस्सा है, तो आपको अच्छे से देखना है। ए इज़ राइट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से मैंने पिक किए हैं। एसएससी, आरआरबी, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी एंड सो ऑन। समांतर अर्थव्यवस्था यानी कि काला धन का अस्तित्व डैश। दोस्तों, जब भी काला धन अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाता है तो क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कई बार। तो इसको पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है। ये जो ब्लैक मनी होती है, जब भी ये देखने को मिल जाए हमें किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो दोस्तों मौद्रिक नीतियां जो होती हैं, जो आरबीआई बनाता है, वो सारी फेल हो जाती हैं, क्योंकि अलग से ही एक मार्केट शुरू हो जाती है, उसके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इन मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, जो मौद्रिक नीतियां होती हैं। तो बी इज़ राइट आंसर। दोस्तों, जीडीपी, सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जीडीपी आपको पता होनी चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके बारे में आपको देखना है अच्छे से, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर की बात करूं, ये जो जीडीपी होती है इसमें क्या होता है, देश में एक वर्ष की अवधि, इस अवधि को बड़े ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, वो तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में जो भी सेवाएं हैं। दोस्तों, सेवा जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से वो चीज़ें आती हैं, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो इसी सेक्टर में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको क्या याद रखनी है, ये जो नेशनल इनकम है, जो जीडीपी वगैरह हम निकालते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय जो है ये किसका कंसेप्ट है, किसकी धारणा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद दोस्तों टोटल इनकम अगर निकालनी हो तो जीडीपी, ये हमें निकालनी ही पड़ेगी, नेशनल इनकम जो है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनल गुड्स जो होती हैं, तैयार वस्तुएं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, कच्चा माल लेके आ रहे हो, उसमें भी आप जीडीपी बना दो। जो बिल्कुल तैयार वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, यानी कि बेचने वाली जो भी चीज़ें होती हैं,
एक साल के अंदर किसी भी देश में, ऐसा नहीं कि आप किसी बाहर वाली कंट्री में बनवा रहे हो तो वो भी जीडीपी में आएगा, अपने ही देश में, तो इसको जीडीपी बोला जाता है। अब दोस्तों सब्सिडी जो है ये पेमेंट गवर्नमेंट की, यानी कि अनुवृत्ति का भुगतान सरकार द्वारा डैश के लिए किया जाता है। सब्सिडीज जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती हैं। तो ये क्यों पे की जाती हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे जो आप सी ऑप्शन देख रहे हो, उपभोग इकाई और उत्पादन इकाई, तो ये इसके लिए जो भी सब्सिडीज हैं ये भुगतान की जाती हैं सरकार द्वारा, कंज्यूमिंग यूनिट्स और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ठीक है, कंज्यूमिंग यूनिट्स वो होंगी जो भी ग्राहक वगैरह खरीदेंगे, और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स मतलब जो उत्पादित करेंगे। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? देश का नाम आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस टफ आपको लगेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हमने पेड क्रैश कोर्स में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं इकोनॉमिक्स के, यानी कि एक बुक टाइप मिलेगी जिसमें 30 या 35 पेजेस होंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें सारी टर्म्स होंगी, सब कुछ होगा, एमसीक्यूज अलग मिलेंगे। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों चीन ने, चाइना। और ये याद रखना कि 1980 के दशक में चाइना ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत ही कामयाब ये रणनीति रही थी, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली है। और सबसे ज़्यादा कामयाब चीन के एक शहर शेरिजहन में हुई ये। और अब इंडिया की बात करें तो आपको ये याद रखना है 1997 में पहली बार भारत में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चीज़ है इंट्रोड्यूस की गई थी। और उस समय कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर मरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम से बार बार पूछा गया है ये। किसके अनुसार ब्याज तरलता के साथ लेन देन का प्रतिफल है? यानी कि ये जो दोस्तों इंटरेस्ट है ये लिक्विडिटी के साथ अगर इसकी पार्टिंग होती है तो ये एक रिवार्ड बनता है। तो ये किस चीज़ के, किसके अकॉर्डिंग ये ऐसा है? तो दोस्तों अर्थशास्त्री, इनका नाम है केनेस। ठीक है, या फिर कीन्स आप कह सकते हैं। तो JM कीन्स इनका पूरा नाम है, इनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ है। तो अर्थशास्त्रियों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। शास्त्रीय प्रणाली जिसे क्लासिकल सिस्टम हम बोलते हैं, तो इसके अनुसार बचत डैश का एक प्रकार है, यानी कि सेविंग जो है एक फंक्शन है किसका? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सेविंग जो है आप इसे कह सकते हैं कि इनकम के साथ काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद बाजार नियम को किसने बढ़ावा दिया? मार्केट लॉ जो है इसको प्रोपाउंड किसने किया था? तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता ही बनता है। JB से आपको इनका नाम याद रखना है। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी डिमांड तो खुद ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों डिमांड कभी ख़त्म होगी ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है और कुछ एक बदलाव आ रहे हैं डे बाय डे। तो इस तरीके से देखो, JB से इनका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है? यानी कि ये जो आप कह सकते हैं बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका उपयोग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए किया जाता है। तो ये जो दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये बेसिकली डाटा इस्तेमाल करती है कि कितना यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है किसी कंट्री में। इसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है। तो कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं, क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में? तो इस नंबर को याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये जो डी ऑप्शन आप देख रहे हो
8 ऐसे क्षेत्र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में। और दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो वेटेज रहती है उसमें 40.27% यही 8 क्षेत्र हैं। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरीज काफ़ी पूछी जाती हैं अर्थशास्त्रियों की। सामान्य संतुलन सिद्धांत जो है दोस्तों ये दिया गया था किसके द्वारा, लियोन बालरस के द्वारा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये 1874 ईस्वी में थ्योरी दी गई थी, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। और इसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है अच्छे से एक्सप्लेनेशन सप्लाई, डिमांड और प्राइजेस, यानी कि जो आपूर्ति है, जो भी मांग है, जो भी मूल्य हैं, तो इनके बारे में अच्छे से समझने को मिलता है इस थ्योरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का भूमि क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है ये जब बनी थी तो दोस्तों राष्ट्रीय निवेश यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन, तो इसका भूमि क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम इसके लिए क्षेत्रफल जो है ये निर्धारित किया गया है 5000 हेक्टेयर्स। तो इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों न्यूनतम मजदूरी क्या है, अगर किसी भी मजदूर की बात करें भारत में तो उसकी न्यूनतम मजदूरी क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना खुद। तो दोस्तों जो न्यूनतम मजदूरी है एक मूल्य सीमा बनाता है जिसके नीचे मजदूरी कानूनी रूप से नहीं जा सकती। तो सिंपल था ये समझना, अगर सरकार ने निर्धारित कर दिया सपोज करो कि 200 रुपये, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने घर में किसी मजदूर से काम करवाएगा और 200 रुपये से 1 रुपया भी कम दे। अगर कम देगा तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा सरकार को एंड सो ऑन। तो इसको समझो अच्छे से। यदि चाय कंपनियां मशीनीकृत चाय पत्ती पिकर्स का उपयोग शुरू करती हैं तो क्या होता है, यानी कि कंपनीज जो हैं ये स्टार्ट करती हैं मैकेनाइज्ड टी लीव पिकर्स। तो यानी कि समझो जरा क्या बोलना चाह रहा है कि पत्तियां अगर इंसान तोड़कर इकट्ठा करते हैं तो अलग बात है, अगर मशीन पत्तियां जो हैं चाय पत्ती की उसे तोड़ती हैं और इकट्ठा करती हैं ऑटोमेटिकली, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, तो मैनुअल चाय पत्ती जो है पिकर्स की मजदूरी घट जाएगी। सपोज करो जिस भी क्षेत्र में मशीन आ रही है कोई भी, पहले क्या होता था क्लर्क होते थे, ठीक है, वो काम करते थे किसी भी ऑफिस में, तो सपोज करो कि 1000 क्लर्क की ज़रूरत थी तो 1000 ही वहाँ पे काम में लाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आए एक कंप्यूटर ने 1000 क्लर्कों का काम पूरा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ऑटोमेटिक जो चाय पत्ती की मशीनें होती हैं जो खुद ही तोड़ लेती हैं पत्तियों को, तो उनसे मजदूरी कम हो रही है चाय के बागानों में। उसके बाद नेक्स्ट है औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न बेरोजगारी, जिसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन में अनएम्प्लॉयमेंट। आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव के बजाय तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है, जिसे डैश कहा जाता है। अब ऊपर जो हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर जैसे जैसे आ रहे हैं, मशीनें जैसे जैसे आ रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधी टर्म आती है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि मशीनीकरण से जो भी बेरोजगारी बढ़ रही है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। दोस्तों पूरे हिमाचल में ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से डिस्कस कर रहा है। तो बस आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है और आगे जो सीरीज़ आएगी उसे भी फॉलो करना है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से समझ रहे हो इन क्वेश्चंस को। औसत राजस्व क्या है, एवरेज रेवेन्यू मीन्स,
जो दोस्तों एवरेज रेवेन्यू है उसको हम डिनोट करते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं कि बेची गई वस्तु का प्रति इकाई राजस्व। 100 वस्तुएं बेची गई हैं तो उनका टोटल मूल्य देखा जाएगा और देखा जाएगा कि एक वस्तु का कितना मूल्य है और फिर उससे बटा कर दिया जाएगा इसको, तो तब जाके दोस्तों एवरेज रेवेन्यू निकल के सामने आ जाएगा, यानी कि औसत राजस्व। तो इसको भी देखो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग्य प्रतिद्वंदी बाजार की आवश्यक शर्तों से एक है। अब देखो दोस्तों, प्रतिद्वंदी बाजार क्या होता है। सपोज करो अगर मोबाइल फ़ोन से हम एग्जांपल लेंगे, एक समय था तो सिर्फ नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स देखने को मिलते थे, तो वो तो कोई एक प्रतिद्वंदी बाजार नहीं था, वहाँ पे तो एकाधिकार था नोकिया का। लेकिन जैसे जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ ने काम करना शुरू किया, अब आप देखते हैं कम से कम 50 कंपनीज बन चुकी हैं मोबाइल फ़ोन्स की, और हर एक मोबाइल फ़ोन जो है एक से बढ़कर एक है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रतिद्वंदी बाजार। तो इसमें शर्त क्या होती है दोस्तों, ये जो प्रतिद्वंदी बाजार होता है, किसी एक समय में समान वस्तुओं के लिए केवल एक मूल्य हो। आज के समय में देखो आपको 4 GB रैम मोबाइल जो है ये मिल जाएगा अराउंड 10,000, ठीक है। चाहे कोई भी कंपनी हो कोशिश करती है कि 10,000 के आसपास दें, तो इसको ही बोला जाता है दोस्तों प्रतिद्वंदी बाजार, इस तरीके से समझो। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि खरीदारों की आय में गिरावट होती है, इन्फीरियर गुड की मांग करो कि अगर मैं एक खरीदार हूँ, मैं कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, लेकिन लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मेरी आय जो है वो बिल्कुल लो हो गई थी, तो अब मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मुझे खरीदने में काफ़ी झंझट हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तो इन्फीरियर गुड की मांग जो है फिर वो क्या होगी, वो दोस्तों बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, फिलहाल आप इतना याद रखो। मांग की आलोचन नकारात्मक होती है, वस्तु क्या होगी। अगेन ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन घुमाया गया है। अगर दोस्तों नेगेटिविटी होती है मार्केट में, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो आंसर क्या है, इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड होती क्या है, अब समझो बड़े ध्यान से। इन्फीरियर गुड में होता क्या है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे डिमांड करेंगे बिल्कुल कम। सपोज करो 100 रुपीज़ आप कमा रहे हो, जब आप मार्केट में जाओगे तो आप सोचोगे कि 10 रुपये की वस्तुएं हमें मिलें, ठीक है। और जब आपकी मांग जो है, यानी कि जो आपकी इनकम है, आय 50 रुपये है महीने की, तो अब आप सोचेंगे कि 20 रुपये की वस्तुएं हमें खरीदनी हैं। तो ये वस्तुएं क्या होती हैं, ये होती हैं इन्फीरियर गुड, बिल्कुल उल्टी चलती हैं ये। तो इस तरीके से देखो, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या है। एक मजदूर है, अगर वो कुछ खरीदने जा रहा है तो आप कैसे देखोगे कि उसकी आय जो है कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस को जब आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई मजदूर जो है, इसमें क्या होता है, उसकी कमाई की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि खरीदने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, तो पता चलता है हमें कि उसकी आय जो है वो भी बढ़ चुकी है। अगर वो 100 रुपये की वस्तुएं खरीद रहा है तो इसका मतलब समझ लो आप कि कुछ प्रतिशत अपनी आय का वो खर्चा कर रहा है। अगर वो 200 रुपये की वस्तुएं खरीद रहा है तो भी ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ प्रतिशत उसने अपनी आय का यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली 100 की जगह 200 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आय जो है बड़ी होगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी। अब इसको भी बड़े ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है ये। तो जब दोस्तों यूटिलिटी जीरो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, तो टोटल यूटिलिटी जो है ये हो जाती है बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल अधिकतम। अब यहाँ पे क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है सेटिस्फैक्शन के ऊपर, ठीक है। यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप एक ज़्यादा कुकी
खरीदते हो, या फिर सेब से हम समझाते हैं, अगर आप एक सेब खा रहे हो तो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आएगी। अगर आप दूसरा सेब खाओगे तो सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। एक समय आएगा आपको सेब खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीज़ें देखनी होती हैं। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम जब होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो बाकी पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। अंतिम समय में ये काफ़ी काम आएगा आपके। फीस काफ़ी कम कर दी है क्योंकि समय काफ़ी कम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।